राहुल गांधी ने कश्मीर में खोला कश्मीरियत का कार्ड, पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष चुनाव की उठाई मांग। गुलाम नबी आजाद ने की चुनावों से पहले राज्य के दर्जे की मांग, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसी व्यवस्था पर दिया बल। और युवाओं को कलम के बदले बंदूक थमा रहा पाकिस्तान, टूरिस्ट और छात्र वीजा पर दी जा रही आतंकी ट्रेनिंग। डीजीपी ने पाकिस्तान की नापाक करतूत का किया भांडाफोड़। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान राहुल गांधी अपने कश्मीर दौरे के दौरान जहां कश्मीरियत का कार्ड खेल गए, वहीं उन्होंने मंच से केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना बोल दिया। और श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उनका कश्मीर से संबंध है, क्योंकि इलाहाबाद से पहले उनका परिवार यहां रहता था। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में भी झेलम का पानी यहां पर पिया गया है। उनके परिवार के लोगों ने झेलम का पानी पिया होगा और कश्मीरियों को वो यहां पूरी तरह से विचार जो है वो बताने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। उनकी परंपराएं ये हैं जिन्हें हम कश्मीरियत कहते हैं, वे थोड़ी बहुत उनके अंदर भी हैं। तो राहुल ने कहा कि वे भी जब भी यहाँ आते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी खुद अपने शब्दों में ये कहते हुए नजर आए कि जब भी वो यहाँ आते हैं तो उन्हें लगता है कि वे वापस अपने घर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को विभाजित करने की उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब तक वे जीत नहीं जाते तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। केवल जम्मू कश्मीर पर ही नहीं बल्कि भारत के अन्य हिस्सों जैसे तमिलनाडु, बंगाल व अन्य राज्यों पर भी हमला हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर पर नई दिल्ली से सीधा हमला किया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों को अप्रत्यक्ष हमले का सामना करना पड़ रहा है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए यहां स्पष्ट रुख है और राज्य का दर्जा पूर्ण रूप से बहाल किया जाना चाहिए और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव होने चाहिए। आजकल मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहां रहता था। तो मैं ये कह सकता हूं, ज्यादा समय में यहां नहीं आया हूं, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा समझता हूं। और पहले मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। तो मुझे लगता है जब मैं फ्लाइट में यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे प्रेस के मित्र हैं, मगर जो सच्चाई इनको लिखनी चाहिए ये नहीं लिखते हैं। इनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में ये डरे हुए हैं, पता नहीं कुछ लिख देंगे नौकरी चली जाएगी। तो मित्र तो कहता हूं, मगर जो उनकी जिम्मेदारी है उसको ये पूरा नहीं करते। तो ये पूरे देश पर आक्रमण है, जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर,
बंगाल पर हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट। और हमने, जो गुलाम नबी आजाद जी ने, बाकी नेताओं ने कहा है, हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की है। यहां पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को पहले राज्य का दर्जा देने और उसके बाद ही यहां चुनाव करवाने की मांग की। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में संबोधित करते हुए आजाद ने स्पष्ट किया है कि हमें जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पांडुचेरी जैसे विधानसभा नहीं चाहिए, जहां उपराज्यपाल ही सरकार चलाता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक सीमावर्ती राज्य है और यहां की कानून व्यवस्था यहां की राज्य सरकार ही चला सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 35A नहीं बल्कि उसके प्रावधान यहां पर चाहिए और पूरी तरह से हमें हिमाचल उत्तराखंड जैसी व्यवस्था चाहिए, जिसके तहत यहां रोजगार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो। हमें हिमाचल उत्तराखंड जैसी व्यवस्था यहां पर चाहिए, जिसके तहत यहां पर रोजगार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही होने चाहिए। यानी पुराने तरीके से गुलाम नबी आजाद जो है वो पूरी तरह से अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखते हुए आज नजर आए। हमने मोटी मोटी 5 मांगे रखी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एक तो इलेक्शन होने चाहिए और फुल स्टेटहुड होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी एक शर्त रखी है हमने कि पहले स्टेटहुड होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन। तो ये देश के हित में है, केंद्रीय सरकार के हित में है, अवाम के हित में है और जमहूरियत के हक में यह है कि पहले अनाउंसमेंट हो जाए, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भरोसा हो जाए। वरना वो बाद में कहेंगे अच्छा इलेक्शन करा के इन्होंने ठग लिया, या दिल्ली की जैसी सरकार देंगे या पांडिचेरी जैसी सरकार देंगे। हमें दिल्ली जैसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं हमें पांडिचेरी जैसी सरकार चाहिए कि जहां कैबिनेट का हर फैसला लेफ्टिनेंट को गवर्नर को जाता है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सरकार चलाता है, लॉ एंड ऑर्डर भी वही चलाता है। ये बॉर्डर स्टेट है, यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर को पता नहीं चलेगा लॉ एंड ऑर्डर क्या। ये कई सालों का 70 साल का हमें तजुर्बा है, यहां लॉ एंड ऑर्डर यहां का चीफ मिनिस्टर, यहां की सरकार ही चला सकती है। इसलिए फुल स्टेटहुड और उससे पहले उसके बाद इलेक्शन हो। और 2 चीजें हमसे छीनी गई जो 35A में, हमें 35A कोई बजाते खुद 35A कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें वही चाहिए, हमें वो जो प्रोविजंस है वो चाहिए। उसमें क्या है कि बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता, बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता। और ये रियायत सिर्फ हम ही को नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न के 8 स्टेट को है। चलो वो समझें कि नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन हिमाचल हमारे पास, हिमाचल की असेंबली ने पास किया है, उत्तराखंड हमारे साथ है, इसी तरह का स्टेट, उनमें भी ये तमाम चीजें हैं। तो हमसे क्यों ये छीनी गई? और जमीन का मामला जहां तक है, ये महाराजा हरि सिंह ने 1925 से लागू किया था और 1927 में कानून बनाया था। तो ये कोई नया कानून या आर्टिकल 370 का कानून नहीं था, ये कोई शेख साहब का कानून नहीं था, ये बख्शी साहब और मीर कासिम या कांग्रेस का कानून नहीं था, ये फारूक साहब का कानून नहीं था। ये जब महाराजा हरि सिंह था 1925 और 1927 में, इस इलाके की जो पिछड़ापन है, क्योंकि मुल्क के आप टेल एंड पे कहिए या हेड पे कहिए, यहां दिल्ली की तरह या यूपी की तरह आमदो रफत नहीं है कि दूसरे स्टेटों के लोग हमारे बीच में से जाएं और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। ये हम कोने पे है, यहां वही आएगा जिसको जम्मू कश्मीर आना है।
तो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने टूरिस्ट और छात्र वीजा पर कश्मीरी युवकों की पाकिस्तान में जाकर आतंकी ट्रेनिंग लेने की पुष्टि कर दी है। राजौरी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कश्मीर से कई यहां छात्रों द्वारा पासपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान जाने और आतंकी बन लौटने की पुष्टि करते हुए बताया कि आतंकी सरगनाओं ने भी स्थानीय लड़कों को ट्रेनिंग देने का ये नया तरीका निकाला है। वर्ष 2017 की बात करें तो इस दौरान यहां कश्मीर से करीब 57 छात्र और फिर टूरिस्ट वीजा लेकर पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर गए। ये लड़के वहां आतंकी कैंप में पहुंच गए और इनमें से 30 लड़के वापस आए हैं, जिनमें से 17 विभिन्न मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। और इस समय भी जम्मू कश्मीर में 13 ऐसे आतंकी सक्रिय हैं जो पासपोर्ट लेकर पढ़ाई के लिए पाकिस्तान गए थे और आतंकी बनकर लौटे हैं। उन्होंने बताया कि शेष इस समय पाकिस्तान में ही हैं और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अब कोई और नौजवान आतंकी बनने के लिए पाकिस्तान नहीं जा सके, इसलिए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया सीआईडी जांच में व्यापक संशोधन यहां किया गया है। कोई भी शरारती तत्व पासपोर्ट हासिल न कर सके, इसके लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार की गई। एलओसी पार से भी घुसपैठ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साल पूरी तरह से यहां पर आप देखिए कैसे निकलता हुआ नजर आया। इस साल राजौरी पुंछ के रास्ते 4 बार घुसपैठ हो चुकी है और घुसपैठ करने में कामयाब रहे आतंकी विभिन्न अभियानों में मारे जा चुके हैं। सुंदरबनी नौशहरा में बीते दिनों पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ सफल अभियान चलाए हैं और घुसपैठियों का एक दल अभी भी एलओसी के पास राजौरी में किसी जंगल में छिपा हुआ है और इसका अंदेशा लगाया जा सकता है कि छिपा हुआ हो सकता है। उसके खिलाफ भी अभियान चलाया गया है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस के अभियान लगातार जारी हैं और शरारती तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर जो कार्यवाही है वो यहां पर की जा रही है। जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रेवल करने के लिए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीजा पे घूमने फिरने के लिए या फिर स्टडी वीजा पे, इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं। जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर आए एलसी से, बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है। जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नज़र उन चीज़ों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चली थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीज़ा जो है उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहाँ से स्टूडेंट कर पढ़ाई के लिए जाता है और वहाँ से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे लगता है कि वहाँ कलम की जगह बंदूक जो है उसको तरजीह दी जाती है। वहाँ जाकर पता नहीं क्या माहौल में ये बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, रहते हैं, जहाँ से जाते पढ़ने के लिए, और वहाँ अगर दहशतगर्द बनते हैं तो जाहिर है कि आपको थोड़ी सी सख्ती करनी होगी कि जो स्टूडेंट वीज़ा और बाकी चीज़ें जो इनको क्लियरेंस देती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के निज़ाम को और थोड़ा मजबूत करना होगा। असेस कर रहे हैं कि 3 से 4 ग्रुप इस एरिया में क्रॉस हुए हैं, जिसमें से पहले 2 ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट होने के बाद कुछ दहशतगर्द उसमें न्यूट्रलाइज कर दिए गए। ये ग्रुप जिसके साथ अभी कार्रवाई चल रही है, जिसमें 2 दहशतगर्द जो है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और बाकी 2 के लिए तलाश जारी है। इसके साथ पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ग्रुप और आया हो जो या तो इस खित्ते में है या फिर अभी पार शोपियां की तरफ जा चुका है, उसकी तलाश भी जारी है। सर, ओजीडब्ल्यू पर कैसे नजर रहेगी रजौरी? तो देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कश्मीर के गुलमर्ग में सेना ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया है। इस सिलसिले में आयोजित किए गए समारोह में सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने भी आज राष्ट्र की सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। गुलमर्ग पर्यटन का प्रमुख केंद्र है और यहां पर भी ये झंडा जो है वो फहराया गया। वहां पर फहराया गया 100 फीट ऊंचा झंडा पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा। इस दौरान कई स्कूली बच्चों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने। लेफ्टिनेंट जनरल So, ladies and gentlemen, if there is a heaven on earth, it is here, it is here, it is here.
And what I want to tell the youth of Kashmir is कि कश्मीर बदल रहा है, काशिश बदलन. So therefore I want the youth of Kashmir, the children of Kashmir, the future of Kashmir to be part of this change that is happening in Kashmir. आज हमें यहाँ पे बुलाया गया, ये बहुत ही बड़े ऑनर की बात थी. हमने इतना बड़ा फ्लैग अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, जो आज हमें मौका मिला. एंड ये इससे जो हमें होता है, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होते हैं हम लोग अपनी कंट्री की तरफ, और हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर मिलता है, जिससे कि हम आगे वो अपने फ्यूचर में वो इस्तेमाल कर सकें. और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमें लगा आके, यहाँ की ब्यूटी की तरफ देख के, और यहाँ पे भी बहुत ही हम खुश हुए एक्सपीरियंस. स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की संभावना को लेकर सुरक्षा बल और पुलिस अलर्ट पर है, तो वहीं बौखलाए आतंकी जम्मू कश्मीर में लगातार किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं. इसी कड़ी में आतंकियों ने आज सुरक्षा बलों पर श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला कर दिया, और मामला लाल चौक के नजदीक हरि सिंह हाई स्ट्रीट का है, जहां पर आतंकियों ने यहां एसएबी के एक बैकर को निशाना बनाते हुए उस पर ग्रेनेड फेंका और मौके से फरार हो गए. ये ग्रेनेड हालांकि निशाना नहीं लगा पाया है, यानी इस ग्रेनेड का निशाना नहीं लग पाया और धमाके के साथ ही ये फट गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए. और हमले के उसी वक्त यहां पर इसके बाद में पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान मौके पर पहुंचे हैं और इस वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई. हालांकि अभी तक कोई आतंकी पकड़ में नहीं आ सका. स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने टेरर फंडिंग के एक बड़े मामले का पर्दाफाश कर दिया है. ये मामला सीमावर्ती जिले पुंछ की मेंढर तहसील से सामने आया, जहां पर सेना और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 25,81,500 रुपए का हवाला राशि जो है वो यहां पर बरामद करने का खुलासा किया है, जिसे टेरर फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था. दरअसल पुलिस और सेना के एक संयुक्त दल ने एक सूचना के आधार पर मेंढर के कंगा भरूटी इलाके में इन दोनों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से ये राशि बरामद की. आरोपियों की पहचान मोहम्मद शफीक और उसके साथ ही शफीक नहीं है, ये शकीज हैं, और शकीज और मोहम्मद अलियास दोनों निवासी कंगा भरूटी के रूप में की गई. इन दोनों के खिलाफ मेंढर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. तो भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज जम्मू सूबे में 11 अलग अलग जगहों पर छापे मारे हैं, और एसीबी की इस टीम का आज अचानक से जम्मू के शास्त्री नगर इलाके में स्थित जल शक्ति विभाग के कार्यालय में पहुंचना सबको चौकन्ना कर गया, और पहुंचते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया. इस टीम ने वहां अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और ना ही किसी को बाहर जाने की इजाजत दी गई और ना ही अंदर आने की. जम्मू सूबे में कई और भी जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया. आपको यह भी बताते चले कि एसीबी की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है. उधर जम्मू के साथ साथ डोडा में भी आज एसीबी की टीम ने छापे मारे हैं, और आज दोपहर को एसीबी की टीम जो है वो जल शक्ति विभाग के कार्यालय पहुंची और वहां पर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई. आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जारी विभिन्न गतिविधियों में जिला रियासी भी यहां पर पूरी तरह से सक्रिय देखा गया, और रियासी में भी ये अभियान जोर पकड़ता जा रहा है. इसी कड़ी में आज पुलिस द्वारा जिले भर में स्वतंत्रता मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और रियासी में भी एक हेरिटेज वॉक और साइकिल रैली आयोजित की गई, जिसमें कई लोगों ने भाग लेकर देश के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया. और अंत तक सभी प्रतिभागी रियासी के प्राचीन किले पर पहुंचे, जहां उन्हें जनरल जोरावर सिंह के बारे में भी जानकारी दी गई. आज आपने देखा कि जो यहाँ की धरोहर है और हमारी यूटी की धरोहर है भीमगढ़ फोर्ट,
जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में सब लोगों को जानने के लिए हमने कहा कि कोशिश की कि सब लोग जानें कि इनकी हिस्ट्री क्या है, ये जो हमारे योद्धा रहे हैं। उसी के चलते आज हमने जब भीमगढ़ फोर्ट में हेरिटेज वॉक कंक्लूड की है तो आपने देखा कि बहुत अच्छा लग रहा है आदमी को जो भी पार्टिसिपेंट है। और जो बच्चियाँ 6th जनरेशन से बिलोंग करती हैं जनरल जोरावर सिंह जी के, उन्होंने भी हमें डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन दी है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जंगें लड़ी हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के प्रति लोग बेफिक्र हो चुके हैं और यही वजह है कि कई लोग अब मास्क तक पहनना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिन्हें कोरोना की पहली और तीसरी लहर में घरों में बंद होकर बैठना पड़ा था। भद्रवाह के बाजारों में आजकल ऐसे नजारे आम देखने को मिल रहे हैं। कई लोग बिना मास्क के ही बाजारों में तफरी करते हुए नजर आ रहे हैं और जो आप उसके साथ ही साथ आपको दिखाना बहुत जरूरी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देखिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के लिए भी ये लोग खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि भद्रवाह प्रशासन भी लंबी ताने सोया हुआ है और इनमें से अगर कोई भी संक्रमित पाया गया तो अंदाजा लगाए कि किस तरह से बड़ी घटना जो है वो देखने को मिल सकती है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अभी तक भद्रवाह प्रशासन क्यों जागता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बाजारों में आप देखिए लोग किस तरह से खुले आसमान के नीचे बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये कि जो थर्ड वेव जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सबको पहले से ही इसके लिए मतलब अवेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि जो ये थर्ड वेव आ रही है तो अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन गवर्नमेंट की ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब कि इसका असर जो होने वाला है बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो हमें अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए, हमें मास्क लेना चाहिए, हमें कंटिन्यूसली सैनिटाइज करना चाहिए और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। हमने अपना काफ़ी नुकसान किया है, काफ़ी जो है कीमती जानें हम गंवा चुके हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कृपया जो है मास्क का पूरा प्रयोग करें। हर वक्त जो है जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और जितनी भी जो है गाइडलाइन सरकार जारी करती है, जितने भी निर्देश देती है उनका पालन करें। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।